वेलकम टू फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं बात करूंगा मोस्ट फेवरेबल कंट्री जो स्टूडेंट्स की हमेशा ही रहती है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्टूडेंट वीजा की एम्बेसी फीस को बढ़ाकर 1600 तक कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में बात करूं, लगभग 95,000 अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। सो ऐसे में स्टूडेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि मेरा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल आए, क्योंकि एक 90,000 95,000 की अमाउंट ह्यूज अमाउंट है। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, साथ में और भी अमाउंट्स डिडक्शन आती हैं। सो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल कर रहे हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो रिफ्यूजल के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। सो मैं बात करूंगा, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी परसेंटेज को जरूर देख लें कि मेरी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज की वजह से भी बच्चों का रिफ्यूजल मोस्टली आता है। अगर आपने +2 करी है, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, बैचलर करने के लिए जा रहे हैं, सीबीएसई का स्टूडेंट है, अगर सीबीएसई का स्टूडेंट है, अप्रोक्सीमेटली 60% आपके होने चाहिए, कम से कम 60% से कम है तो प्लीज फाइल मत लगाएं, हाई चांसेस है रिफ्यूजल के। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 1 में आती है। उन्होंने हमारी इंडिया कंट्री के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज कर रखा है। जो हमारी इंडिया की टॉप अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको 3 लेवल्स के अंदर उन्होंने बांट रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो अगर आप मास्टर्स के लिए स्टडी करना चाहते हैं, कोशिश करें आपके बैचलर में अगर 55% मार्क्स हैं तभी फाइल को अप्लाई करें। अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का लेवल असेसमेंट लेवल 1 में आता है, देन आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि 55% आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 2, लेवल 3 में आती है, अगर लेवल 3 की यूनिवर्सिटी है, कम से कम 70% स्कोर आपके होने चाहिए, जिससे कि आपके रिफ्यूजल के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। सो ये रेशो रहती है 55%, 60%, 70%। अगर किसी स्टूडेंट के 55% से स्कोर कम है, फाइल को अप्लाई मत करें, बेटर रहेगा किसी और कंट्री को चूज करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना डेडिकेशन ना दिखाएं, क्योंकि हमें पता है एट द एंड रिफ्यूजल हमें आने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा परसेंटेज की। आपको अपनी परसेंटेज का पता होना चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, 60% स्कोर, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 70 या 75% आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप बैचलर स्टूडेंट के लिए आप एलिजिबल होते हो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए। मास्टर की मैं बात करूंगा, असेसमेंट लेवल 55, लेवल 2 60, लेवल 3 70%। अगर आपके लिए स्कोर आते हैं तभी आप मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच सकते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं, सेकंड पॉइंट आता है आपका फंड्स। आपके पास फाइनेंशियल्स कैसे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मोस्टली फंड्स होते ही नहीं है। सो बच्चा भी कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास फंड्स है ही नहीं है, या अकाउंट में पता नहीं वो कैसे करके इसको मैनेज करते हैं। तो प्लीज फंड्स को मैनेज करवाने की कोशिश मत करवाएं, क्योंकि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी इसी को लेकर स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जो बच्चे मैनेज करवा के जा रहे हैं, उसी के ऊपर रिफ्यूजल सबसे ज्यादा आ रही है। अगर आपके पास फंड्स हैं, फंड इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख तक के फंड्स उनको चाहिए होते हैं ईयरली। अगर आपके पास फंड्स हैं, फंड्स के साथ साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होती है। सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एम्बेसी को हमने क्लैरिफाई करना है कि अगर मैं 35 या 40 लाख के फंड शो कर रहा हूं, तो मेरे पास 35 या 40 लाख रुपया आया कहां से? क्योंकि ह्यूज अमाउंट होती है 35-40 लाख। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, इतनी अमाउंट अगर आपके पास है, आपके पास प्रॉपर एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि हमारी फैमिली इनकम इतनी आती है। अगर आपकी फैमिली इनकम अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 लाख, 10 से 14 लाख के बीच में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले स्ट्रिक्ट रहती है आपकी परसेंटेज को लेकर, सेकंड स्ट्रिक्ट रहती है आपके फंड्स को लेकर। एक और सिनेरियो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 4 कोर सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। लाइक अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपके पास इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस या और कंप्यूटर्स की आपकी
4 कोर आपके बन जाते हैं, नॉन मेडिकल वालों के 4 कोर सब्जेक्ट बन जाते हैं। आर्ट्स वालों को एक लैंग्वेज प्रोग्राम देते हैं, वो साथ में जैसे इनके 2 ही हो जाते हैं, केवल हिस्ट्री हो गया एक, बाकी इनके लोकल लैंग्वेज के लोकल स्टेट लेवल के इनके कोर्सेज होते हैं, उनको ये 4 कोर में अपने नहीं लेते। सो आर्ट्स वालों को यही दिक्कत आती है, आर्ट्स वालों का रिफ्यूजल रेट सबसे ज्यादा हाई रहता है आज की डेट में। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफर देना ही बंद कर चुकी हैं। सो बेटर रहेगा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप यूएस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके आर्ट्स में स्टडी है, आप कनाडा सोच सकते हैं, किसी और कंट्री के बारे में सोच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अपने प्लान को पोस्टपोन कर दो, अपनी मास्टर्स अपनी बैचलर यहीं पे कर लो या किसी दूसरी कंट्री में कर लो, फिर आप मास्टर्स के लिए सोच सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया ही स्टडी करना चाहते हैं। सो आर्ट्स के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल मत लॉन्च करो। सो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा कवर हो जाता है इसके अंदर। पहला पॉइंट हमने बात करी परसेंटेज को लेकर, दूसरा पॉइंट हमने बात करी फंड्स को लेकर, तीसरा पॉइंट हमने बात करी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। एक और पॉइंट आता है हमारे पास एजुकेशन गैप का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एजुकेशन गैप होता है। लाइक बच्चे ने अभी +2 करी, +2 के बाद कोई कहता है कि अभी जैसे 2024 में अभी बच्चे पास आउट हुए हैं आज की डेट में, आज की डेट जैसे 2024 के अंदर अगर बच्चे ने स्टडी करी है तो वो गैप नहीं काउंट किया जाता। अगर मेरे पास 2023 पास आउट स्टूडेंट आ जाता है +2 बच्चा, तो उसको 1 साल का गैप काउंट किया जाएगा। सो अगर आपकी स्टडी प्लान 2024 के अंदर है, जैन 2025 के अंदर ही आप कर रहे हैं, तो 1 साल से ऊपर का गैप आप मत अप्लाई करें। इन द सेंस आप 2024 पास आउट हो तो 25 मार्च से पहले आप अपनी फाइल को लॉन्च कर सकते हैं। रिसेंट पास आउट बच्चा ही अप्लाई करें आज की डेट में, क्योंकि इनकेस रिफ्यूजल आती है, आपको पता है आपका कितना लॉस होने वाला है। ऊपर से टाइम वेस्ट हमारा अलग से रहता है। कल को क्या दिक्कत आती है, हमें दूसरी कंट्रीज भी डिनाई कर देती है कि नहीं, अब आप हमारी कंट्री के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, आपका स्टडी गैप ज्यादा हो चुका है। बाद में हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, बाद में आपको किसी स्टूडेंट बड़ा फील होता है, बाद में हमें भी फील होता है कि इसके लिए अच्छी कंट्री के लिए स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं हो पा रहा, अच्छी यूनिवर्सिटीज भी आपको ऑफर नहीं दे पाती। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कम से कम रिफ्यूजल रेट के साथ मैं आपको गाइड करूं। सो मैंने चौथा पॉइंट भी काउंट कर दिया। बात कर रहे हैं हम गैप की। गैप में +2 के बाद 1 साल से ऊपर का गैप ना हो, मींस रीसेंट पास आउट हो। ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद ये लोग 5 से 7 साल तक का भी गैप एक्सेप्ट करते हैं। उसमें इनका एक कंडीशन यही रहती है, अगर आपका स्टडी गैप है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। जस्टिफिकेशन, अगर जॉब एक्सपीरियंस का गैप है तो साथ में अगर जिसके पास आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है, वो सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं, स्टडी में जिसमें आप स्टूडेंट को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप स्टडी क्योंकि यही जो पॉइंट है आपको एम्बेसी के अंदर क्लैरिफाई करने में मदद करते हैं आपके अपने केस के अंदर। आपकी स्टडी में अगर गैप है, आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आनी चाहिए, तो तभी गैप आपका जस्टिफिकेशन के अंदर आता है। अगर आपने जॉब भी करी है, गैप भी है, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी ITR जरूर भरी होनी चाहिए। पॉइंट बनता है आपने स्टडी करी, आपने बैचलर करी, उसके बाद आपने जॉब करी, ITR नहीं फील कर रहे, ITR भी फील करी, देन आप मास्टर्स के लिए सोच सकते हैं। सो एट द एंड मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, जो हमने पॉइंट कवर करे हैं उनको पॉइंट्स को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले अपनी परसेंटेज को चेक करें, आपने फंड्स को देखें। तीसरा पॉइंट, आप अपना आर्ट्स वाले बच्चे अपना ध्यान रखें। आर्ट्स वाले बच्चों को तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में सोचें, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक मैं आपसे और बात करूंगा, अभी हमने लास्ट में बात करी है गैप के बारे में, +2 के गैप के बारे में, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपका गैप है, जॉब एक्सपीरियंस को जरूर लगाएं, वो भी साथ में स्टडी, वो भी साथ में जॉब एक्सपीरियंस लगाकर, सैलरी उसमें अकाउंट में होनी चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, इनके ऊपर आप अपनी वीजा ऑफिसर के इनके लिए अगर आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करते हो, उनको खुल के बताते हो कि मेरी जो अपना केस है अपना सारा डिस्कस करते हो, आप अपने बड़े आसानी से अच्छे तरीके से अपना वीजा अचीव कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको और बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।